Hello student, today we are going to start very important chapter genetics। देखो जेनेटिक्स में दो चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जाम वेटेज वाइज अगर हम देखें तो पूरे 12th बायो के सिलेबस में जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर का काफ़ी अच्छा वेटेज है। अगर हम 2019 के नीट की एग्ज़ाम की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन से 9 क्वेश्चंस आए थे, और अगर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को भी इंक्लूड कर लें तो 12 से 15-16 क्वेश्चंस आपको इन जनरल एक नीट के एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। तो इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, and it is so called genetics part 1. So genetics, it is the principle of inheritance and वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स का ये टॉपिक हम लोग नॉर्मली 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और लोअर क्लासेस में भी हमें बताया जाता है जेनेटिक्स के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में। आज हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि जेनेटिक्स क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज सो कॉल्ड जेनेटिक्स। द टर्म जेनेटिक्स was actually given by William Bateson in 1905। 1905 के पहले एक वेरी पॉपुलर टर्म जीन आ चुका था। एक चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे, आज हम लोग 2020 में हैं और ये जेनेटिक्स टर्म आई है 1905 में। तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है साइंस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें, इट इज 115 ईयर एगो, 115 साल पुरानी बात है। व्हाट डज इट मीन? क्या आप ये मान लें कि जेनेटिक्स 100 साल पुरानी है और बहुत पुरानी बात हमें पढ़नी है? ऐसा नहीं है। बायोलॉजी के बिगिनिंग से ही जब दूसरी और कई सारी चीज़ों की स्टडी हो रही थी, उसी समय जेनेटिकल स्टडी भी स्टार्ट हो गई थी। ऑल्दो जेनेटिक्स नेम comes very late, but the studies what was there। ठीक है, अब देखो पहले नाम अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते थे। जैसे अगर हम इस जेनेटिक्स को डिफाइन करने चले तो जेनेटिक्स की एक सिंगल लाइन डेफिनेशन होती है, इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है, और जब जेनेटिक्स टर्म नहीं था तो ज़्यादातर चीज़ें हेरिडिटी के नाम से चलती थी, जिसको हम लोग आज भी यूज़ करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स के मामले में एक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जेनेटिकल स्टडीज़ शुरू से है और ह्यूमन ने, साइंटिस्ट ने ये कोशिश हमेशा से की है कि जेनेटिकल फिनोमिनल पता किए जाएं। लेकिन बायोलॉजी की इस ब्रांच में इनिशियली हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं सेल इज वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर है। जो जो बातें थी उस समय वो ये काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल बातें थी, और धीरे धीरे वो रिजेक्ट होती गई। और आपने लोअर क्लास में नाम सुना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल का। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और वहाँ से सही जेनेटिक्स स्टार्ट होती है। बट अनफॉर्चुनेटली मेंडल का वर्क उस समय किसी के नॉलेज में नहीं आ पाया। हम आगे डिस्कस करेंगे उससे क्या रीज़न रहे कि मेंडल का वर्क लंबे समय तक हिडन रहा, और बाद में जाके मेंडल का वर्क बाद में फिर से रीडिस्कवर हुआ, और फिर सही मायने में जेनेटिक्स वहाँ से स्टार्ट होती है। 1905 में ये टर्म आया जेनेटिक्स, और विद इन 100 ईयर्स स्पैन हम लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखा जाए तो
आज के 100 साल पहले हम लोग जेनेटिक्स नाम दिए, और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिकल चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आज तो इस 100 सालों में जो जेनेटिक्स में प्रोग्रेस हुई है, आज आप देखें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी भी हमें 12th में पढ़ना होता है। ऐसे सिलेबस को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जेनेटिक्स को। एक फिजिकल जेनेटिक्स होती है जिसको हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। फिर आता है क्रोमोसोमल जेनेटिक्स जिसको हम लोग मॉर्गन्स जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और फिर लास्ट में आता है बायोटेक्नोलॉजी। और ये चारों चीज़ें जेनेटिक्स में इंक्लूडेड होती हैं। फिजिकल जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोमल जेनेटिक्स, ये दो चीज़ें तो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, हेरिडिटी और वेरिएशन में। अगला जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इन सबको हम लोग 1 by 1 कंप्लीट करेंगे एक कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज जेनेटिक्स, और इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पहले तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है। कई बार हम लोग घरों में और अपने खानदानी परंपराओं को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि भाई क्या करें, ये तो हमारे घर की हेरिडिटी है, चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी ना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली चीज़ों को, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने वाली चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम लोग हेरिडिटी टर्म का यूज़ करते हैं। एक कहावत है लाइक बिगेट्स लाइक। एक पुरानी ग्रीक में कहावत है लाइक बिगेट्स लाइक। जो ऑर्गेनिज्म जैसा है वो अपने ही जैसी प्रोजेनी को बनाता है। और ये आप तो शुरू से ऑब्जर्व किए हुए हैं कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होता है। और वहीं से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों है, इंसानों से इंसान पैदा ही क्यों होते हैं, कभी चिड़िया पैदा नहीं होती, कभी कबूतर पैदा नहीं होती। ठीक है, इसी का जवाब ढूंढते ढूंढते हम लोग जेनेटिक्स तक पहुंचे हैं। और ये लाइक बिगेट्स लाइक कैसे पॉसिबल है, ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कैसे होते हैं। तो उसका रीज़न है कि कुछ तो है कि जो कुछ तो ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। हमें विरासत में पेरेंट्स से कुछ तो मिलता है और यही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, जिसकी वजह से हर पेरेंट अपने कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर पाता है, और तभी वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता है। हम कई बार देखते हैं घरों में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो अक्सर कहा जाता है कि इसकी आईज इसकी मदर की जैसी है, इसकी नाक इसके ग्रैंडफादर के जैसा है, एंड सो एंड सो। और ये जो रिजेम्बलेंस हम कई बार देखते हैं ये बाकी एनिमल्स में भी होती है। अगर आप देखें तो ये जो कोई फैमिली है तो उसमें जनरेशन टू जनरेशन अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ कैरेक्टर्स हर जनरेशन में आपको कॉमन मिलेंगे। तो यानी कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। Study of transmission of characters from one generation to next generation, and the character transfers from one generation to next generation
और इसी वजह से ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, और ये फैमिली सिस्टम इस तरह से बनता है। इसी चीज को हेरिडिटी कहते हैं। और आखिर ये होता कैसे है? हेरिडिटी में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, एक्चुअली जेनेटिक्स में जो मेजर पार्ट है वो यही है, हेरिडिटी का। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, एक और चीज, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इनहेरिटेंस। दिस इनहेरिटेंस हमारे चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो व्हाट इज द इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस एक कॉमन वर्ड है जिसका हम लोग यूज हेरिडिटी से ज्यादा करते हैं। अब इन दोनों टर्म्स का रिलेशन समझते हैं। अब ये जो हमने लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, अगर हम एक सिंगल वर्ड में लिखना चाहें, एक वन वर्ड में लिखना चाहें, तो इस पूरे सेंटेंस का, अब ये जो पूरा सेंटेंस है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, अगर इसको हम एक सिंगल वर्ड में लिखना चाहें, तो इन ए सिंगल वर्ड इस वी कैन से इट इज अ इनहेरिटेंस। दिस इज योर इनहेरिटेंस इन ए सिंगल वर्ड। तो कोई बहुत ज्यादा सच डिफरेंस नहीं है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में। ठीक है, देखो इसका मतलब हुआ कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, और ट्रांसमिशन का ये जो प्रोसेस है, इसको एक वर्ड में अगर हम कहें तो हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसे हम कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। और जब इस इनहेरिटेंस की हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। इनहेरिट एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले ही 11 पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखा हुआ है जहाँ पे हर स्टूडेंट आकर के रुक जाता है। वहाँ लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब इसका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर में कहना क्या चाहते हैं। वहाँ लिखा है इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी में किस चीज की स्टडी करते हैं? इनहेरिटेंस की। एंड इफ हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, just for 1 minute, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, कुछ, खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी में किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? इनहेरिटेंस की। एंड इफ द हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, तो ज्यादा फर्क देखो यहाँ पे नहीं है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है और उस प्रोसेस की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटी कह रहे हैं। और बाद में जाकर के बेटसन ने इस हेरिडिटी में वेरिएशन को ऐड किया और ये बन गई जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन का थोड़ा सा रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, जनरेशन टू जनरेशन होगा, तो इस इनहेरिटेंस की स्टडी को हम लोग हेरिडिटी कहेंगे। चलिए एक और चीज, यहाँ पे ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ये कौन से हैं? ये जो कैरेक्टर हमने कह तो दिया कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और इलेबोरेट करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो कुछ भी दिख रहा है वो सारे कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे ये जो आपके कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, दे आर बेसिकली जेनेटिकल कैरेक्टर। यहाँ पर हम लोग केवल जेनेटिकल कैरेक्टर के ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स में एक मेजर पार्ट है हेरिडिटी, और
जेनेटिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर इज सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। वेरिएशन को हम और आगे डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है डिफरेंसेस। ठीक है, देखो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन को डिफरेंसेस ऑफ, लिख देते हैं डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट among differences that exist among the members of species। किसी भी स्पीसीज के मेंबर में जो डिफरेंसेस हैं, ऑफ स्प्रिंग पेरेंट से देखो रिजेंबल तो करता है, तो सवाल ये उठता है क्या ऑफ स्प्रिंग पेरेंट से क्या 100% रिजेंबल करता है? ऐसा नहीं, दे लुक्स लाइक देयर पेरेंट बट नॉट एग्जैक्टली सेम। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है, और ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने में बहुत सारी चीजें तो सेम गई और थोड़ा बहुत डिफरेंस आया। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। तो जेनेटिक्स में केवल इस चीज की स्टडी करना नहीं है कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, सिमिलरिटीज कैसे जा रही हैं। यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे ये जो थोड़े थोड़े डिफरेंस आ रहे हैं, ये डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो जेनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टू थिंग्स। वन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, मीन्स mechanism of inheritance, and causes of variation, causes of differences। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने में आखिर ये डिफरेंस कहाँ से आ जा रहे हैं, किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वेरिएशंस। ठीक है, डिफरेंस और वेरिएशन के कॉज जानना और ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म स्टडी करना, इन्हीं दो चीज़ों को कलेक्टिवली हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। क्योंकि 100% कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कभी नहीं होता है। एक नॉर्मल, आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड 100% फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर इज सम लॉस। तो वही यहाँ पे भी है कि कैरेक्टर्स जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पे कुछ चेंज आता है, वहाँ पे कुछ लॉस तो नहीं है लेकिन कुछ चेंज आता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इसी को हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, एंड दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। इज इट क्लियर? तो कुल मिला करके जेनेटिक्स जो विलियम बेटसन का ये टर्म है, इसका बेसिक मीनिंग है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नाउ कुछ छोटी छोटी बातें और कुछ फंडामेंटल चीज़ें और हैं। इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, हेरिडिटी और वेरिएशन। अब आगे ये जो हमने बात कही है जेनेटिकल कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर? जेनेटिकल कैरेक्टर। तो यहाँ हम फंडामेंटल का डिस्कस करेंगे, एक फंडामेंटल बेसिक बात कि जेनेटिकल कैरेक्टर क्या होते हैं, ये कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैसे आए, जेनेटिकल कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको लेकर के हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो टू डेवलप ए जेनेटिकल कैरेक्टर, किसी भी जेनेटिकल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए हमारे पास टू डेवलप ए जेनेटिकल कैरेक्टर इन एनी ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकल कैरेक्टर कैसे डेवलप होते हैं, इसका एक बेसिक कंसेप्ट आपके अंदर होना चाहिए कि हमारे अंदर जेनेटिकल कैरेक्टर कैसे डेवलप होते हैं। व्हाट वी नीड टू डेवलप ए जेनेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये कौन डेवलप करेगा, ये कहाँ से डेवलप होंगे।
तो सीधी सी बात है, जेनेटिकल कैरेक्टर वो डेवलप होते हैं जो जीन से बनते हैं। जीन नाम आपने सुना भी होगा, आगे और भी डिस्कस करेंगे कि जेनेटिकल कैरेक्टर कौन से हैं, क्या हैं। ये जेनेटिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, जेनेटिकल कैरेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डेवलप ए जेनेटिकल कैरेक्टर इट्स जीन शुड प्रेजेंट, ठीक है, इसका जीन पाया जाना चाहिए। इट्स जीन, सबसे पहले तो इसका जीन प्रेजेंट होना चाहिए। अब सबसे पहले जीन कहाँ से आएगा? तो जीन हम क्रिएट नहीं करते, जीन ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म को किसी कैरेक्टर का जीन कहाँ से मिलेगा? उसके पेरेंट से मिलेगा, थ्रू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, गैमीट्स के थ्रू जाइगोट में आएगा, और फिर उस जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जीन्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। तो हम कोई जीन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमको सारे कैरेक्टर के जीन पेरेंट्स से मिले हुए हैं, ठीक है, और उसमें कोई कमी नहीं रहती है, एक साथ सारे जीन्स का ट्रांसफर हो जाता है गैमिट्स के थ्रू। तो जीन होना चाहिए, तो जीन हमें कहाँ से मिलेगा? पेरेंट्स से मिलेगा, ठीक है। तो इट्स जीन शुड प्रेजेंट, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, सेकंड थिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, देखिए, पहली चीज है कि उसका जीन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स से हमें जीन मिलेंगे ये तो गारंटी है। लेकिन क्या पेरेंट्स से जीन मिल गए, हमारे अंदर जीन आ गए, तो क्या कैरेक्टर के डेवलपमेंट होने की गारंटी है? जी नहीं। केवल ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से जीन ट्रांसफर हो गया तो हमारे अंदर कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जीन होना चाहिए, बिना जीन के कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो जीन तो हमें पेरेंट्स से मिलेगा ही मिलेगा, जीन तो आएगा ही। लेकिन हमें दूसरी चीज इसके बाद समझनी चाहिए कि जीन आने के बाद कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में तब डेवलप होता है जब वो जीन उस ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेशन जरूरी है। एक्सप्रेशन मतलब उसका वर्किंग, वो जीन हमारे अंदर कुछ काम करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे, और जब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तब कैरेक्टर बनेगा, ठीक है। तो एक तो जीन प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? इट शुड एक्सप्रेस, द जीन शुड एक्सप्रेस, द जीन expression is another important and must thing। ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो कैरेक्टर के लिए जीन चाहिए, और जीन हमें पेरेंट्स से मिलेगा ही मिलेगा। तो इस जीन आने के बाद राइट टाइम पे जाकर के ये जीन हमारे अंदर एक्सप्रेस होना चाहिए, और जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो एक कैरेक्टर को डेवलप करेगा, ठीक है। तो जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस में आगे पढ़ेंगे। तो जीन एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? जीन डीएनए का एक सेगमेंट होता है, आप जानते हैं, और उसी में से जीन से पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे आरएनए बनेगा। अब जीन में जो इंफॉर्मेशन है कैरेक्टर की, उससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है पहले, तो वो कैरेक्टर आरएनए में आती है, और फिर वो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, सॉरी ट्रांसलेशन, ठीक है। और वो प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, और वो एंजाइम कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है जिससे कि कोई कैरेक्टर डेवलप होता है। तो जीन से कैरेक्टर बनने का एक लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई?
डीएनए से आरएनए का बनना ये आपका ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये आपका ट्रांसलेशन है। प्रोटीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कैसे, पहले वो एक एंजाइम बनता है, और वो एंजाइम एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता है, जिससे कि नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उसकी हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन है वो कैरेक्टर में डेवलप, कैरेक्टर के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती है। तो जीन मान लो अगर है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया तो क्या कैरेक्टर बनेगा? नहीं। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में जितना जरूरी जीन होना है उतना ही जरूरी है उस जीन का एक्सप्रेस होना। ठीक है, तो पहले तो जीन प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरा वो जीन एक्सप्रेस होना चाहिए। और तीसरी बात, एक्सप्रेशन तो वर्किंग पार्ट है, तो जीन अपने आप ऐसे ही कोई काम नहीं लगेगा करने। जीन के एक्सप्रेशन के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, उसको सुटेबल कंडीशन जब मिलेगी तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट, कुछ माहौल होने चाहिए। हमारे अंदर जीन अलग अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, वो अलग अलग कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जीन का कहना बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि मैं एक्सप्रेस भी होऊंगा, कैरेक्टर भी बनाऊंगा, लेकिन मुझे काम करने के लिए सुटेबल कंडीशन दी जाए। एंड दीज कंडीशंस आर वेरी फ्रॉम जीन टू जीन। ठीक है, एक ही कंडीशन सभी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए सुटेबल नहीं होती है। सो फॉर एक्सप्रेशन, for gene expression, for gene expression suitable condition must be present। किसी भी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए सुटेबल कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए। यदि सुटेबल कंडीशंस नहीं रहेंगे तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये सुटेबल कंडीशन से क्या मतलब हुआ? सुटेबल कंडीशन का मतलब होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन हर जीन के एक्सप्रेशन की कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है और वो पर्टिकुलर कंडीशन में प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग से नहीं है। ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक होता है ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और जीन के एक्सप्रेशन के लिए दोनों इन्वायरमेंट चाहिए। कुछ जीन अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से गवर्न होते हैं, आसपास का जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो भी है हमारा सराउंडिंग है, जिसको हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन एक इन्वायरमेंट और होता है, जेनेटिक्स के हिसाब से इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, एक बाहर का और एक हमारे अंदर का। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो इंटरनल कंडीशन है, जो मेटाबॉलिक कंडीशन है, जो इंटरनल कंडीशंस है, हमारे अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को। अब अलग अलग तरह के जीन की कंडीशन अलग अलग है, और आप उस जीन को जितने बेटर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे वो उतना प्रॉपर वे में एक्सप्रेस होगा, और जब वो प्रॉपर वे में एक्सप्रेस होगा तो कैरेक्टर बन जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन है तो हो सकता है वो जीन एक्सप्रेस ही ना हो। तो ऑर्गेनिज्म में जीन है लेकिन कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ। ऐसे केसेस होते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन है लेकिन कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यूजुअली अगर ठीक ठाक कंडीशन मिले, इन्वायरमेंटल कंडीशन मिले, तो जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगर ये एक्सप्रेशन का लेवल
एक्सप्रेशन का लेवल भी अलग अलग होता है। जितना बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी उतना बेटर एक्सप्रेशन होगा, और जितना बेटर एक्सप्रेशन होगा करेक्टर उतने बेटर बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात करें, किसी के अंदर टॉलनेस का जीन है, मान लो लंबा होने का जीन है, लेकिन उसको सुटेबल इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है। इन्वायरमेंट का मतलब उसको वो स्टारवेशन से गुजर रहा है, मान लो कोई भिखारी आदमी है ना, तो बचपन से उसको उसके पेरेंट्स से मान लो उसके अंदर लंबा होने का जीन है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे ही नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं खा पा रहा है, भोजन ही नहीं कर पा रहा है, माल न्यूट्रिशनिंग है, उसको कुपोषण का शिकार है, तो क्या उसकी हाइट प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। या फिर कोई प्लांट है जिसके अंदर टॉलनेस का जीन है, लेकिन जिस मिट्टी में उसको आपने लगाया हुआ है वहां पे प्रॉपर पानी उसको नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर धूप न मिले, और वहाँ की जो सॉइल प्रोफाइल है वो उस प्लांट के अकॉर्डिंग बेटर ना हो, तो क्या वो प्लांट टॉल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जीन तो है, लेकिन वो अपने आप को एक जेनेटिकल कैरेक्टर के तौर पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।